हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। एक बार फटाफट से याद करते हैं पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था। तो हमारे पार्ट 1 में हम लोगों ने 3 चीजें डिस्कस करी थी। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग कि स्टाफिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, स्टाफिंग कहते किसे हैं। सेकंड हम लोगों ने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो अगर अभी तक आपने स्टाफिंग का पार्ट 1 नहीं देखा सो फर्स्ट प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आपको प्रिपेयर करना है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारा पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। क्या डिस्कस करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। देखो कंपोनेंट्स को ही हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग के अंदर हमारे पास में स्टाफिंग के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। मेरे साथ साथ में याद करते चलना। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? रिक्रूटमेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है? सिलेक्शन। थर्ड क्या है? ट्रेनिंग। तो स्टाफिंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? रिक्रूटमेंट, सेकंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। पहले एक बार समझ लेते हैं, देन बुकिश लैंग्वेज पर आएंगे। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है। मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है। एक स्कूल के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशन है। एक तो स्कूल के अंदर इको का टीचर चाहिए और एक स्कूल के अंदर बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए। स्कूल के अंदर वैकेंसी है, इको बीएसटी का टीचर छोड़ के चले गया, तो एक तो इकोनॉमिक्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक बिजनेस स्टडीज के टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं, कुछ जॉब पोजीशंस खाली होती हैं, उन्हें फिल करना होता है। तो फिल करने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना, फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशंस है, आप आओ और आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करो, उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। क्या समझे? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशंस है, वैकेंसी है कि एक इको का टीचर चाहिए, एक बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए, तो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करो, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट कैसे भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दिया जा सकता है कि हमारे यहाँ पर इको और बीएसटी के टीचर की रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट के पास में होने चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। naukri.com पर आप ऐड दे सकते हो, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, monster.com है, इंडीड है, आजकल लिंक्डइन भी होता है। तो लोगों को अट्रैक्ट करना, उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। तो आपके यहाँ पर कितनी जॉब पोजीशंस खाली है? 2, एक इको के टीचर के लिए, एक बिजनेस स्टडीज के टीचर के लिए। अब जरूरी थोड़ी ना आपके यहाँ पर 2 वैकेंसीज है तो 2 ही लोग अप्लाई करेंगे। लोगों ने अप्लाई करा क्योंकि रिक्रूटमेंट हुआ, आपने लोगों को अट्रैक्ट करा। अब मान लो 20 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने अप्लाई करा? 20 लोगों ने। अब इन 20 में से आप बेस्ट 2 को सिलेक्ट करोगे। इन 20 में से आप बेस्ट 2 को सिलेक्ट करोगे, एक इको का टीचर, एक बीएसटी का टीचर। उस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। ठीक है भाई। अब आपने जब सिलेक्ट कर लिया तो जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप उनको क्या करोगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सको, वो लोग अपना बेस्ट दे सके। तो ये तीनों क्या है? एलिमेंट्स है स्टाफिंग के। कौन कौन से? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, देन हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिलेक्शन, देन उसके बाद में ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ ही मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ा दूंगी। तो रिक्रूटमेंट क्या है अभी मैंने समझाया था। रिक्रूटमेंट मींस inducing or attracting more and more candidates to apply for vacant job positions in the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वेकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं, जो भी खाली जॉब पोजीशंस होती हैं, उनको फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को, मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है। कैसे भी अट्रैक्ट कर सकता है? न्यूज़पेपर में ऐड दे के, naukri.com पर ऐड दे के, इंडीड पर ऐड डाल के, लिंक्डइन पर ऐड डाल के, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बोल सकता है भाई अगर आप किसी बीएसटी के टीचर को जानते हो तो उसे बोला यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है टू फिल वेकेंट जॉब पोजीशंस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। आती है बातें समझ में? अब रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं। कौन कौन से 2 सोर्स हैं? एक सोर्स है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो एक बार ऐसे ही समझ लो। देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? जब जो भी वेकेंट जॉब पोजीशन है उसको हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू ही फिल कर दें। देखो इको और बीएसटी का टीचर चाहिए भाई, अकाउंट्स वाले टीचर ने बोला कि मैं इको भी पढ़ा सकता हूँ। अकाउंट्स वाले टीचर ने क्या बोला? मैं इको भी पढ़ा सकता हूँ। तो ये इको वाली जो वेकेंट जॉब पोजीशन थी
वो हमने हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही फिल कर दी। हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था, जो अकाउंट्स पढ़ा रहा था, वही अब इको भी पढ़ाएगा। तो जब हम कोई भी जॉब पोजीशन हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू ही फिल कर देते हैं, उसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मान लो क्लर्क की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? क्लर्क की रिक्वायरमेंट है। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पर ऑलरेडी 2 क्लर्क्स हैं, तो भाई हम लोगों ने इस क्लर्क को शिफ्ट करके यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर जो वेकेंट जॉब पोजीशन थी उसको हम लोगों ने हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू ही फिल कर दिया। इसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर हम लोग बाहर से कैंडिडेट्स को नहीं बुलाते, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही हमारी जॉब पोजीशन को फिल कर देते हैं। वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? जब हम बाहर से कैंडिडेट्स बुलाएं, जब हम न्यूज़पेपर्स में ऐड दें, जब हम फैक्ट्री गेट के बाहर डोर पर ऐड दे दें, जब हम किसी वेबसाइट के थ्रू एम्प्लॉयज को बुला रहे हैं, तो जब हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और जब हम हमारे एम्प्लॉयज को बाहर से बुलाते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बुलाते हैं, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब दोनों के एक बार मीनिंग बुकिश लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं। दोनों के कुछ सोर्सेज हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? द वेकेंट जॉब पोजीशन, जो खाली जॉब पोजीशंस हैं, आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली। इन्हें हम लोग हमारे सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही फिल कर देते हैं। एंड नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम लोग आउटसाइडर्स को परमिट नहीं करते, आउटसाइडर्स को नहीं बुलाते। समझ में आती हैं बातें? अब देखो जो इंटरनल सोर्स है इसके 2 तरीके हैं, 2 मेथड है। 2 तरीके से हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट इज ट्रांसफर के थ्रू एंड सेकंड इज प्रमोशन के थ्रू। देखो ट्रांसफर के थ्रू मैंने अभी आपको बताया था, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये है सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी 2 क्लर्क्स हैं, ठीक है। कितने क्लर्क्स हैं? 2 क्लर्क्स यहाँ पर हैं। और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क के लिए क्या है? वैकेंसी है। हमारा जो क्लर्क है वो छोड़ के चले गया, तो इसकी जॉब पोजीशन क्या है? वेकेंट है। तो इस क्लर्क को हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर डाल दिया। तो ट्रांसफर का मतलब क्या है? जहां पर ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जहां पर सरप्लस एम्प्लॉइज हैं, वहां से हम हमारे एम्प्लॉय को शिफ्ट करके दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हम डाल देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली पे भी इंक्रीज नहीं होगी, आपकी जॉब पोजीशन भी इंक्रीज नहीं होगी, आपकी रैंक भी इंक्रीज नहीं होगी, आपका सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। आप यहाँ पर भी क्लर्क थे, आप यहाँ पर भी क्लर्क हो। पहले आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, अब आप सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क हो। तो ये क्या है? ट्रांसफर है। आती है बातें समझ में? अब प्रमोशन क्या होता है? ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट और ये बीच में आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैं कहती हूँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एक पोजीशन वेकेंट है, यहाँ पर एक पोजीशन वेकेंट है। अब हम लोगों ने क्या करा? जो लोअर लेवल मैनेजर था उसको प्रमोट करके मिडिल लेवल मैनेजर बना दिया। क्या करा? मिडिल लेवल मैनेजर की एक पोजीशन वेकेंट थी, तो हम लोगों ने टॉप लेवल मैनेजर को क्या बना दिया? मिडिल लेवल मैनेजर बना दिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोगों ने उसको क्या करा है? प्रमोट करा है। तो उसकी पे भी इंक्रीज होगी, ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होगी, उसकी रैंक भी इंक्रीज हुई है। पहले वो लोअर लेवल मैनेजर था, अब वो मिडिल लेवल मैनेजर बन गया है, तो इसे बोला जाता है प्रमोशन। तो दोनों ही केसेस के अंदर हम लोग हमारी जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसे हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू ही फिल कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ट्रांसफर क्या है? शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर at the same level of authority, rank, पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर, यहाँ पर उसकी अथॉरिटी भी सेम है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर। उसकी रैंक भी सेम है, उसकी पे, उसकी जो सैलरी है वो भी सेम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है। जैसे ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट। एक क्लर्क था जो पहले परचेज डिपार्टमेंट था, अब हमने उसको डाल दिया सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर उसकी पावर भी सेम है, उसकी रैंक भी सेम है, उसकी पे भी सेम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है। इसे बोला जाता है ट्रांसफर। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। सेकेंड है प्रमोशन, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर। जब हम एम्प्लॉय को शिफ्ट करें एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर
विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, जब उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, उसकी रैंक भी बढ़ जाएगी, उसकी जो सैलरी है, पे है, वो भी बढ़ेगी और साथ साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, उसे बोला जाता है प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ अ क्लर्क टू अकाउंटेंट। पहले वो बंदा क्या था, क्लर्क था, अब हमने उसे क्या बना दिया, अकाउंटेंट बना दिया। पहले वो बंदा लोअर लेवल मैनेजर था, अब वो क्या बन गया, मिडिल लेवल मैनेजर। तो यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होता है तो अथॉरिटी, रैंक, पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, दो सोर्सेज है इंटरनल रिक्रूटमेंट के। आती हैं बातें समझ में। अब ये जो इंटरनल सोर्स है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, सबके होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पर टाइम भी बच रहा है, आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू ही जॉब पोजीशन फिल कर रहे हो। यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी बच रही है। अगर आप नया बंदा बाहर से लेकर आते हो तो उसे आपको ट्रेन करना पड़ता है, आपका पैसा भी लगता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और यहाँ पर आपका एफर्ट भी कम लग रहा है। तो इकोनॉमिकल है, टाइम, कॉस्ट, एफर्ट सब बच रहा है। मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, बिल्कुल अगर आप प्रमोशन करते हो तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आपके मोटिवेट होते हैं और वो मोटिवेट होकर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उन्हें लगता है अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारी पे भी बढ़ेगी, रैंक भी बढ़ेगी, हमारी पावर भी इंक्रीज होगी। तो इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, ऑब्वियसली बात है, आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू ही आपके वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करा है तो ट्रेनिंग पर आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये एम्प्लॉइज जो है वो ऑलरेडी फैमिलियर है आपके रूल्स रेगुलेशन से, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से, आपकी सेल्स प्रोसेस से, हर प्रोसेस से फैमिलियर है। लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के चांसेस कम होंगे। एम्प्लॉइज जो छोड़ छोड़ के जाते हैं ना बार बार जॉब, उसे बोला जाता है टर्नओवर। टर्नओवर के चांसेस कम होंगे। एज एम्प्लॉइज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि ये जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से फैमिलियर हैं तो ये इजीली छोड़ के नहीं जाएंगे, टर्नओवर के चांसेस कम रहेंगे। इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, अभी बताया, अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा क्योंकि उसे लगेगा फ्यूचर में मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और डेफिनेटली अगर वो प्रमोट होता जाएगा, उसी का ट्रांसफर हो रहा है, वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाएगा, डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। थ्रू ट्रांसफर्स एम्प्लॉइज गेट ट्रेनिंग। अब देखो एक बंदा पहले कौन सा डिपार्टमेंट में था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में के अंदर, अब वो कौन से डिपार्टमेंट में गया, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बस डिपार्टमेंट बदलता जा रहा है। तो पहले उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल गई थी, अब उसे सेल्स डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ट्रांसफर की हेल्प से एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट्स की क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। तो ये उसकी पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट, और ट्रांसफर की हेल्प से ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर ज्यादा एम्प्लॉइज है, यहाँ पर 2 क्लर्क से, यहाँ पर एक भी क्लर्क नहीं था, तो वो डिपार्टमेंट जहां पर सरप्लस एम्प्लॉइज हैं वहां से हम उन एम्प्लॉइज को ऐसे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं जहां पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो सरप्लस से हम उसे कैसे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, जहां पर एम्प्लॉइज का क्या है, डेफिसिट है। अब इसके कुछ हमारे पास में डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द बिजनेस। भाई आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके थ्रू ही आपकी जॉब पोजीशंस फिल करते जा रहे हो, तो आपको फ्रेश और न्यू आइडियाज तो मिल ही नहीं पाएंगे, आपका न्यू टैलेंट तो मिल ही नहीं पाएगा। जो पहले वाले एम्प्लॉइज हैं उनसे ही आपने न्यू जॉब पोजीशंस को फिल कर दिया, तो वही एजेड एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूथ नहीं आ रहा, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ रहे, फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। तो डीमेरिट क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द बिजनेस। लिमिटेड चॉइस, भाई यहाँ पर आपको लिमिटेड चॉइस मिल रही है, आपके जितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके थ्रू ही आपके वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर सकते हो, आपके पास में वाइड रेंज ऑफ चॉइस नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन अगर हायरिंग कर रहा है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास तो ऑब्वियसली बात है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं ही नहीं, तो वो तो इस प्रोसेस को अपना ही नहीं सकता, उसको तो डेफिनेटली बाहर से एम्प्लॉइज लाने पड़ेंगे, वो तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर ही डिपेंडेंट है। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, बिल्कुल होता है। अगर बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स होते हैं तो इसकी वजह से एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है स्टेट चेंज हो जाती है, सिटी चेंज हो जाती है, तो आप नई जगह पर जाओगे, फिर वहां पर नए एम्प्लॉइज से मिलोगे, नए लोगों से फ्रेंडशिप करोगे, वहां के काम करने का तरीका अलग होगा। तो बहुत बार जब आप एम्प्लॉइज का ट्रांसफर करते हो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर, तो इसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करा। अब चलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट,
अंडर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेकेंट जॉब पोजीशंस है उन्हें किसके थ्रू फिल करते हैं? कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कैंडिडेट्स बुलाते हैं। क्या समझे? जब हम हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को बाहर से कैंडिडेट्स बुला के फिल कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred। जब बहुत ज्यादा जॉब पोजीशंस वेकेंट है, हमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, तो हम सारी की सारी जो जॉब पोजीशंस है उन्हें हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू तो फिल नहीं कर सकते। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अपनाते हैं। समझ में आती है बातें? अब देखो उसके दो मेथड थे। कौन कौन से दो मेथड थे? ट्रांसफर और प्रमोशन। यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट मेथड है हमारे पास में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ध्यान से समझना। देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, मान लो ये फैक्ट्री का गेट है, फैक्ट्री के गेट के ऊपर ही एक स्लिप लगा दी जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसी है, ये जॉब पोजीशंस खाली हैं, आप आके डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये जो फैक्ट्री गेट है, फैक्ट्री गेट के ऊपर एक स्लिप लगा दी जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, आप डायरेक्टली आओ और आके इंटरव्यू दो और आप आ सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली आपने देखा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ऐसा बेसिकली किस चीज के लिए होता है? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। अनस्किल्ड वर्कर्स मतलब पियोन ले लो आप, स्वीपर्स ले लो, इन लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कि वो आसपास से आते जाते हैं तो देखते हैं फैक्ट्री के गेट पे लिखा हुआ होता है कि एक पियोन की रिक्वायरमेंट है, एक स्वीपर की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पर, वो डायरेक्टली जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू भी कोई खास नहीं होता है, आपस में बातचीत करते हैं कि कितना सैलरी वो एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑल। तो इस तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। आती बातें समझ में? कैसे वर्कर्स के लिए होता है? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। यहाँ पर बेसिकली फैक्ट्री गेट के ऊपर ही स्लिप लगा दी जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में बेसिकली यहाँ पर ऐड नहीं होता, तो यहाँ पर लोग आते हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो ये क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड इज कैजुअल कॉलर्स। क्या? कैजुअल कॉलर्स समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, आपने अप्लाई करा, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने अप्लाई करा, तो अप्लाई करने के टाइम पे क्या होता है, वो आपको सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि रिसेप्शन पर आपका सीवी दे दो। ये जो रिसेप्शन बना हुआ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल के रिसेप्शन पर सीवी दे दिया कि भाई हमारा सीवी है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। अब इस साल स्कूल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स के टीचर की जरूरत नहीं है, तो ये आपके सीवी को फाड़ के फेंक नहीं देते, रद्दी में नहीं बेचते, ये आपके सीवी को संभाल के रखते हैं। फाइल के अंदर सबके सीवी रहते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपको जरूरत होगी, नेक्स्ट ईयर जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी इको के टीचर के लिए, तो वो पहले इन सीवीज के अंदर से लोगों को बुलाएंगे, इन लोगों को फोन करेंगे कि भाई इको के टीचर के लिए आप लोगों ने लास्ट ईयर अप्लाई करा था, तो क्या आप इस साल फ्री हो, इस साल आप कहीं और नहीं पढ़ा रहे, तो आप हमारे स्कूल में आ सकते हो। इसे बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। एक बार दोबारा बताती हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है? जब फैक्ट्री गेट पर ही नोटिस लगा दिया जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वीपर, पियोन की वैकेंसी है, आप डायरेक्टली आके इंटरव्यू दे सकते हो, वो क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स के अंदर क्या हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, रिसेप्शन पे बहुत सारे सीवी होते हैं, तो वो वेटिंग के अंदर होते हैं। मान लो इस साल ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने एक फाइल के अंदर रखा है बहुत सारे सीवीज को, और जब भी जरूरत होती है उन्हें कॉल करके बुला लिया जाता है। इसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक है। थर्ड इज एडवर्टाइजिंग। अब भाई एडवर्टाइजमेंट भी होता है, आपने देखा होगा आजकल टीवी के अंदर भी ऐड होता है, न्यूज़पेपर के अंदर भी ऐड देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, एम्प्लॉय के अंदर ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए कि अगर इको के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो जो एम्प्लॉय है वो मास्टर्स इन आर्ट्स होना चाहिए, एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, एम्प्लॉय जो है उसके पास में बीएड वाली डिग्री होनी चाहिए, एम्प्लॉय को एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से न्यूज़पेपर्स में ऐड हो सकते हैं। आपने देखा होगा naukri.com होता है, monster.com है, इंडीड है, बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे एडवर्टाइजमेंट देके एम्प्लॉयज को बुलाया जा सकता है। फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। क्या? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये समझ लो। देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विच आर रन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाती है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को। यहाँ पे ध्यान से समझना, कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, कौन चलाती है इन्हें? गवर्नमेंट चलाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर्स मतलब जिन्हें जॉब की जरूरत है, बंदे, कैंडिडेट्स,
आके अपना बायोडाटा दे देते हैं, अपना सीवी दे देते हैं। इसमें सारी इनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, सारे क्वालिफिकेशन होता है, सारा एक्सपीरियंस होता है, सारी चीजें होती है। उसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ पर कंपनीज आती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो देखते हैं इन जॉब एप्लीकेशंस को और उन्हें जिस बंदे की जरूरत होती है वो उसे बुला लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर जॉब सीकर्स, जिन बंदों को जॉब की जरूरत है, वो अपना बायोडेटा, अपना पर्सनल डिटेल्स, अपने क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ दे के रखते हैं। यहाँ पर कंपनीज आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो जॉब दे रहे हैं, वो देखते हैं उन्हें जिस तरह की बंदे की जरूरत है, वो उसका बायोडाटा वगैरह ले लेते हैं, उस बंदे को कॉल करके बुला लेते हैं, अपने यहाँ पर हायर कर लेते हैं। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। फिफ्थ इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। क्या, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है, बस ये किसके थे, गवर्नमेंट के थे। ये किसके होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अपने पास में जॉब सीकर्स का पूरा डेटा रखते हैं और जॉब सीकर्स को किसको प्रोवाइड कर देते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स को दे देते हैं। और इसके लिए ये दोनों से कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। तो डिफरेंस क्या था, ये तो किसके होते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और ये कैसे होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लोगों से चार्ज करते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा होगा। जो बंदे बीटेक कर रहे होते हैं या फिर जो एमबीए कर रहे होते हैं, उनके यहाँ पर उनके इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं और इन लोगों को हायर करती है, इनका इंटरव्यू लेती हैं, टेस्ट लेती हैं, इन्हें हायर करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमबीए हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, यहाँ पर ये जो इस तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर कंपनीज आती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वाली, आके लोगों का, अपने जो बंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो भी फाइनल डिग्री ले रहे हैं, वो फाइनल ईयर के अंदर है, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका रिटन टेस्ट वगैरह लेते हैं और उन्हें ले जाते हैं। तो ऐसा बेसिकली तब करा जाता है जब कंपनीज को किसकी जरूरत है, फ्रेश टैलेंट की जरूरत हो, जब नए बंदे चाहिए, जब यंगस्टर्स चाहिए, ताकि उन लोगों के पास में न्यू टेक्नोलॉजी हो, न्यू आइडियाज हो। तो जब फ्रेश टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तब इस तरह से बंदों को हायर करा जाता है, इसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। सेवेंथ इज रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। इको के टीचर की जरूरत है, बीएसटी के टीचर की जरूरत है, तो हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से पूछेंगे, जो अकाउंट्स का टीचर है उससे पूछेंगे, जो इंग्लिश का टीचर है उससे पूछेंगे, जो केमिस्ट्री का टीचर है उससे पूछेंगे कि भाई अगर आप किसी इको बीएसटी के टीचर को जानते हो तो हमें बता दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से उनका रिकमेंडेशन ले रहे कि अगर आपको एम्प्लॉय सजेस्ट करना चाहो तो उसे कर दो, वो आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। और बहुत सही भी है, अगर हमारा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की हमारी आंखों में इमेज अच्छी है, कि हमें लगता है हमारा अकाउंट्स का टीचर अच्छा है, तो वो ठीक है, हमें अच्छा टीचर रिकमेंड कर देगा, हम इन टीचर्स को भी अच्छा ही कंसिडर करेंगे इनकी इमेज के बेसिस पर। तो जब हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन के थ्रू टीचर्स को बुलवाते हैं, जब उनके थ्रू हम हमारे वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर रहे हैं, इसे बोला जाता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। एक है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इन्हें हिंदी में बोला जाता है ठेकेदार। क्या कहते हैं, ठेकेदार। समझाती हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, ये बहुत सारे लेबर्स से कांटेक्ट के अंदर रहते हैं। बहुत सारे विलेज एरियाज के अंदर जो लेबर्स होते हैं उनके कांटेक्ट में होते हैं ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कौन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, अब मान लो किसी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी ऑफिस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब इन लोगों को लेबर्स की जरूरत होती है, तब ये लोग किससे कांटेक्ट करते हैं, इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करते हैं। और ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार, ये किसके कांटेक्ट में होता है, गांवों के अंदर जो बहुत सारी लेबर होती है, तो ये इन्हें बुला लेता है और ये लेबर इनको प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली ये किस चीज के लिए चाहिए होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, फैक्ट्रीज के अंदर, ऑफिस के लिए, कुछ बनवाना हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो इस तरह के काम के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। और ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो इन लोगों से एक कमीशन चार्ज करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नाइन्थ इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। भाई टीवी पर भी आजकल हम ऐड देते हैं कि हमें ऐसे जॉब पोजीशन के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, एम्प्लॉय के पास में ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ये डिग्रीज होनी चाहिए, उसके पास में ये स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई उसे एक तो C++ आनी चाहिए, उसे जावा आनी चाहिए, उसे मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, उसे पाइथन आनी चाहिए। तो इस तरह की उसके पास में स्किल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स का उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह से टीवी पर भी ऐड देते हैं। और सेम ऐसे ही वेब पब्लिशिंग, बहुत सारी साइट्स है जिन पर आप ऐड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था Naukri.com है,
फॉर एग्जाम्पल monster.com है, इंडीड आप लोगों ने सुना होगा, आजकल तो क्विकर वगैरह पर भी ऐड होते हैं, लिंक्डइन भी एक अच्छी खासी वेबसाइट, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इस तरह से आप कैसे भी करके एक्सटर्नल सोर्स है ये कि आप बाहर से एम्प्लॉइज को बुला सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो फटाफट से याद करो, पहला कौन सा था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फैक्ट्री गेट पर ही आपने नोटिस लगा दिया। कैजुअल कॉलर्स, जो पुराने सीवी पड़े हैं उसमें से बंदों को बुलाना। एडवर्टाइजमेंट आप कहीं पर भी दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, जो जॉब सीकर्स का डाटा रखती हैं अपने पास में, और वो डाटा किसको प्रोवाइड करती हैं? जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है। और यही काम अगर प्राइवेट लोग करें तो उसे बोला जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये फीस चार्ज करते हैं दोनों से अपने अपने काम की, सर्विस की। कैंपस रिक्रूटमेंट मैंने बता ही दिया, बीटेक एमबीए वाले बंदों को कंपनीज लेकर जाती हैं फ्रेश टैलेंट के लिए, उसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं कि आप बता दो, आपका कोई फ्रेंड है तो, आपका कोई रिलेटिव है तो जिसके पास में इको बीएसटी की नॉलेज हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं? कुछ विलेज लेबर्स जो होते हैं, विलेज वाले लोग होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हैं। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर किसी भी फैक्ट्री के अंदर कुछ अनस्किल्ड काम की जरूरत हो, तब ये लेबर्स इन्हें प्रोवाइड करते हैं, इन्हें गांव से बुलाते हैं और इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके लिए इन लोगों से एक फिक्स्ड कमीशन चार्ज करते हैं। टीवी पर ऐड दिया जा सकता है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप ऐड दे सकते हो। तो ये सारे क्या है? तरीके हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। अब इनके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा? एक फ्रेश टैलेंट मिलेगा। ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में फैमिलियर है, ये काम को शॉर्ट वे में कर सकते हैं, शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, उन्हें फ्रेश टैलेंट मिलेगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ्रेश ब्लड आएगा। सेकंड क्या है? वाइडर चॉइस है। देखो, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आपके पास में वाइड रेंज ऑफ चॉइस नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉइज नहीं है, जो है उनमें से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपके पास में पूरी दुनिया है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे यार, 2 जॉब पोजीशंस खाली हैं, और अगर आप एक्सटर्नल सोर्स करोगे तो आपके पास में कम से कम 50 एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो आपके पास में एक वाइडर चॉइस है, एक वाइड रेंज ऑफ चॉइस है। यहाँ पर आपको ज्यादा क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेंगे। 2 जॉब पोजीशंस खाली है, 50 लोग आ रहे हैं, तो 50 लोगों के पास में, आपने तो बोला था भाई एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास में जॉब एप्लीकेशन आएंगे, भाई वो पीएचडी भी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 5 साल का नहीं, उसे 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपके पास में बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगे, आपको बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, क्योंकि वो फ्रेश टैलेंट है, नया यूथ है, कैंपस प्लेसमेंट आप दे रहे हो लोगों को। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू अपडेट हैं, जिनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी यार आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और ज्यादा मेहनत करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा भाई बाहर से लोग आएंगे, ये बाहर से लोग उनके साथ में आके कॉम्पीट करेंगे, ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, इनसे बाहर से लोग आके कम्पीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा इन्हें भी, ये भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज फॉल्स। ऐसा बहुत बार होता है, जब आप बाहर से बंदे बुलाते हो और बाहर से जो बंदा आया वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनका मोरल डाउन होता है, उनको मन में लगता है यार ये हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, अब लोग इसको ज्यादा पूछेंगे, हमें कम पूछेंगे, तो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का मोरल डाउन होता है। The new employees may not adjust in the rules and regulations of the organization, which means more chances of turnover. भाई अगर आप अंदर से हायर कर रहे हो, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू हायर कर रहे हो, तो वो आपके रूल्स और रेगुलेशन से फैमिलियर थे, तो लेस चांसेस थे टर्नओवर के। अब यहाँ पर क्या है, जो नए एम्प्लॉइज हैं वो आपके रूल्स और रेगुलेशन से फैमिलियर नहीं है, और उनको यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन समझ में नहीं आए, उनको लगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज्यादा फॉर्मल है आपका ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन है, तो हो सकता है टर्नओवर का चांसेस ज्यादा हो, जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं। एक्सपेंसिव है भाई, यहाँ पर आपका कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। अगर आप बाहर से बंदा बुला के हायर कर रहे हो, आपको उसको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, आपका एफर्ट डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा लगेगा, तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेंदी प्रोसेस है यार, पहले आप रिक्रूटमेंट करोगे, फिर उस बंदे को सिलेक्ट करोगे, फिर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, तो बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा? आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग की। स्टाफिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3 एलिमेंट्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो के अंदर ये रिक्रूटमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, रिक्रूटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज देख लिए हम लोगों ने, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दोनों के कुछ मेथड्स थे, इंटरनल के 2 ही मेथड थे, ट्रांसफर और प्रमोशन, और एक्सटर्नल के हमारे पास में टोटल 10 मेथड्स थे। दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेक्शन पढ़ाऊंगी।
देन उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग ट्रेनिंग पढ़ेंगे और ट्रेनिंग के साथ में एक छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इस वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 भी खत्म कर दो, मेरे साथ साथ में चलते जाओ, मुझे भी ताकि पढ़ाने में मजा आए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।